कहानी की शुरुआत होती है लिन से, जो प्राचीन आयरन फीस्ट कबीले का उत्तराधिकारी और एक कुशल मार्शल आर्ट मास्टर है। कई सालों बाद वो पहली बार एक बड़े शहर में आता है। तभी कुछ गैंगस्टर किसी आदमी का पीछा करते हुए एक छोटे बच्चे से टकरा जाते हैं, जिससे उसकी आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। बच्चे की मदद करने के लिए लिन उन लोगों के पीछे एक सुनसान गली तक पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि अब वो उसे मारने वाले हैं। लिन पहले उन्हें रोकने की कोशिश करता है और आइसक्रीम के पैसों का बहाना बनाकर उनका ध्यान भटकाता है, लेकिन जब वो उस पर हमला कर देते हैं तो जवाब देने में वो देर नहीं करता। अकेले वो सभी लोगों का सामना करता है और अपनी कुंफू कला से सभी को हरा देता है। अब वहां पर सिर्फ लिन ही खड़ा रह जाता है। जिस आदमी की उसने जान बचाई थी उसका नाम शॉन है, जो शहर का एक अमीर बिजनेसमैन है। वो लिन को इनाम के तौर पर पैसा देना चाहता है, लेकिन लिन मना कर देता है। इसके बाद वो वापस उसी बच्चे के पास जाता है और उसे नई आइसक्रीम खरीद कर देता है। तभी कई गाड़ियां आकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है। उनमें से एक आदमी बाहर निकलकर सीधे लिन को गले से लगा लेता है। उसका नाम जियांग है, जो कुंफू मास्टर होने के साथ साथ सिक्योरिटी कंपनी का मालिक भी है। दोनों एक ही गुरु के शिष्य रह चुके हैं और बचपन में इन दोनों ने साथ ट्रेनिंग की थी। बाद में जियांग बेहतर जिंदगी के लिए शहर में आ गया, जहां वो काफी पैसा बना चुका है। हालांकि अब शहर में आने के बाद वो अपने गुरु की कई टीचिंग से दूर हो चुका है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि जियांग अपनी मर्जी से गांव छोड़कर नहीं आया था। ट्रेनिंग के समय उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसके बाद उसके गुरु ने उसे कबीले से निकाल दिया था। गुरु का मानना था कि वो पवित्र कुंफू विद्या सीखने के योग्य नहीं रहा। ये सुनने के बाद लिन अपने साथ लाया हुआ एक कलश निकालता है और बताता है कि उसके गुरु का निधन हो चुका है। ये खबर सुनते जियांग कुछ पल के लिए शांत हो जाता है और उसे अपने गुरु के साथ बिताया हुआ समय याद आने लगता है। अगले दिन दोनों जियांग के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं। सिक्योरिटी चेक के दौरान गार्ड लिन के उसके धातु के जूते उतारने के लिए कहता है, लेकिन जियांग उन जूतों का महत्व तो जानता है, इसीलिए गार्ड को उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे देता है। उसी समय बिजनेसमैन शॉन अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड की तलाश में वहां आता है। जियांग अपने कई लड़कों की ताकत दिखाता है, लेकिन शॉन की नजर लिन पर टिक जाती है। वो उसी को अपनी बेटी का बॉडीगार्ड बनाना चाहता है। लिन ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसके गुरु ने सिखाया था कि एक रक्षक अपने मालिक की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है। अगली सुबह लिन की मुलाकात शॉन की बेटी लूसी से होती है, जो लिन को देखकर घबरा जाती है और उसे चोर समझ बैठती है। जब उसे पता चलता है कि लिन उसका नया बॉडीगार्ड है, तो वो उसे पैसे देकर दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन लिन अपने काम से पीछे नहीं हटता। आखिर में वो उसे डराने के लिए नकली पिस्तौल भी निकालती है, लेकिन लिन बिल्कुल शांत रहता है। अब दोनों एक मॉल में जाते हैं और लूसी जहां भी जाती है, लिन उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे चलता है। तभी लूसी कुछ लड़कों को एक लड़की से बदतमीजी करते हुए देखती है। वो उनके पास जाकर लीडर को थप्पड़ मार देती है, लेकिन जब वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो वो झूठ बोल देती है कि ऐसा करने के लिए लिन ने उसे कहा था। अब जो लोग होते हैं लिन के पास आते हैं, लेकिन लिन कह देता है कि वो लूसी को नहीं जानता। ये सुनकर वो लोग लूसी के पीछे भागने लगते हैं। कुछ देर तक लिन उन्हें देखता रहता है, लेकिन आखिर में वो बीच में आकर सभी को रोक देता है और उनसे माफी मंगवाता है। उसी रात लिन को बचपन की एक घटना याद आती है। जब वो सिर्फ 7 साल का था, तब उसके पिता ने एक ऊंची चट्टान से उसे नीचे फेंकने की कोशिश की थी। उसके पिता एक भ्रष्ट बिजनेसमैन थे। ऐसा करने से पहले उसने कहा था, कामयाबी के लिए हमेशा कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था? इसका जवाब लिन के पास आज तक नहीं है। वो आज भी इस सवाल के जवाब को ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ हमें गैंगस्टर मिस्टर फू को दिखाया जाता है। दरअसल शॉन उसी के लिए काम करता है, लेकिन अब वो उसे खत्म करना चाहता है, क्योंकि शॉन के पास उसके गैर कानूनी कामों की जानकारी मौजूद है। तभी उसका एक भरोसेमंद ज्योतिषी कहता है कि उसका अंत करीब है। ये सुनते मिस्टर फू गुस्से में उसी ज्योतिषी को गोली मार देते हैं। अगले दिन लिन और लूसी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। लूसी खाना खा रही होती है, जबकि लिन आसपास मौजूद हर व्यक्ति पर नजर रखता है। तभी वो अचानक एक वेट्रेस को पकड़ लेता और कहता है कि वो लूसी को नुकसान पहुंचाने वाली है। लूसी उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और गुस्से में वॉशरूम चली जाती है। लिन उसके पीछे जाकर उसे तुरंत बाहर ले आता है। घर लौटते समय दोनों के बीच बहस होने लगती है। आसपास मौजूद कुछ लोग समझते हैं कि लिन उसे परेशान कर रहा है, इसीलिए वो बीच में आ जाते हैं।
इसी मौके का फायदा उठाकर लूसी वहां से भाग जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही वेट्रेस और वेटर उसका अपहरण कर लेते हैं। इससे साफ हो जाता है कि लिन का शक सही था। लिन अब उनकी कार का पीछा करता है और ओवर ब्रिज से छलांग लगाकर उनकी चलती कार की छत तक पहुंच जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो नीचे गिर जाता है। इसके बावजूद वो हार नहीं मानता। इस बार वो सीधे कार के सामने खड़ा होकर उसे रोक देता है। अब वो नकाबपोशों से लड़ाई करता है और लूसी को सुरक्षित छुड़ा लेता है। जब दोनों घर वापस पहुंचते हैं तो लूसी आखिरकार लिन से पूछ लेती है कि उसे कैसे पता चला कि वही वेट्रेस और वेटर उसका अपहरण करने वाले हैं। लिन शांत होकर जवाब देता है कि मैंने वर्षों तक लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की ट्रेनिंग की है। इंसान अपने शब्दों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनकी आंखें, हाथों की हरकतें और चेहरे के भाव अक्सर सच बता देते हैं। मुझे उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखकर पहले ही शक हो गया था कि उनका इरादा कुछ गलत है। ये सुनकर लूसी भी पहली बार अपने दिल की बात बताती है। वो कहती है कि बचपन से उसके साथ हमेशा से बॉडीगार्ड रहे हैं। जहाँ भी वो जाती है कोई ना कोई उसकी निगरानी करता रहता है। उसे कभी अपनी मर्जी से घूमने, दोस्तों से मिलने या खुलकर जीने की आज़ादी नहीं मिली। इसी वजह से वो बॉडीगार्ड से नफरत करने लगी। कुछ देर चुप रहने के बाद वो मुस्कुराकर कहती है कि तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, तुम्हारे अंदर लालच नहीं है, तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। उसी रात लूसी अपनी माँ की पुरानी तस्वीर हाथ में लेकर काफी देर तक उसे देखती रहती है और उनकी याद में बहुत इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ गैंगस्टर मिस्टर फू अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को जियांग के पास भेजते हैं। उसका मकसद साफ होता है, वो हर कीमत पर शॉन को मरवाना चाहता है। शुरुआत में जियांग इस काम के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन फिर वो मजबूरी में हामी भर देता है। असल में जब वो कई साल पहले गांव छोड़कर पहली बार शहर आया था, तब उसके पास न पैसा था, ना ही कोई सहारा था। उस समय मिस्टर फू ने उसकी मदद की थी, उसे काम दिया था और अपना सिक्योरिटी बिजनेस खड़ा करने में साथ दिया था। उनके इस एहसान की वजह से आज भी जियांग उनके खिलाफ जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाता। अगले दिन लिंग और जियांग एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के सामने मिलते हैं। जियांग घमंड से कहता है कि तुम्हें असली दुनिया की कोई समझ नहीं है। कुंफू से जिंदगी नहीं चलती, बल्कि बड़े और ताकतवर लोगों के साथ रिश्ते बनाने पड़ते हैं। पैसों की जरूरत होती है। फिर वो लिन से कहता है कि तुम लूसी की सुरक्षा छोड़ दो, लेकिन लिन बिना एक पल सोचे साफ साफ इनकार कर देता है। यहीं से दोनों पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जियांग अपने दिल में सालों से छिपी जलन भी बाहर निकाल देता है। वो कहता है कि हमारे गुरु हमेशा तुम्हें ज्यादा पसंद करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने वही खास लोहे के जूते भी लिन को दिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उनका सबसे योग्य शिष्य है। जियांग अब साबित करना चाहता था कि असली योद्धा कौन है। इसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों के पंचिस और किक लगातार एक दूसरे को हिट करते हैं, लेकिन काफी देर तक कोई भी एक दूसरे पर भारी नहीं पड़ता। आखिर में जियांग अपनी सबसे खतरनाक आयरन फीस्ट तकनीक को इस्तेमाल करता है। उसका एक जोरदार पंच सीधा लिन के सीने पर लगता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर दीवार से टकरा जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद जियांग गुस्से में कहता है, यहाँ से हम दोनों की दोस्ती खत्म हो चुकी है। इस घटना के बाद लिन लूसी को शहर से दूर समंदर के किनारे बने एक सुनसान घर में ले जाता है, ताकि वो दुश्मनों की नजर से बच सके। वहाँ दोनों कुछ दिन शांति से बिताते हैं और रोज कुंफू की प्रैक्टिस करते हैं। इसी दौरान लिन लूसी को अपने लोहे के जूतों का राज बताता है। वो कहता है कि मेरे दोनों जूतों का वजन 25-25 किलो है और पिछले 8 सालों से मैं इन्हीं से लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरा मकसद 108 किक्स नाम की एक बहुत ही कठिन तकनीक में महारत हासिल करना है। लिन मुस्कुराते हुए कहता है कि जिस दिन ये जूते उसके पैरों से उतरेंगे, उस दिन उसकी असली ताकत पूरी दुनिया देखेगी। खैर, अगले दिन लिन जब कुछ काम से बाहर गया होता है, तभी लूसी को मिस्टर फू के आदमी ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शॉन को भी मिस्टर फू के आदमी उठा लेते हैं। जब लिन घर वापस आता है तो उसे वहां लूसी नहीं मिलती। वो समझ जाता है कि लूसी कहाँ होगी, इसीलिए लिन सीधा जियांग के ट्रेनिंग सेंटर के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ एक कमरे में मिस्टर फू, जियांग, लूसी और शॉन मौजूद होते हैं। लिन को देखते ही मिस्टर फू मुस्कुरा कर पूछते हैं, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? लिन की आंखों में डर नहीं होता। वो बिना डरे जवाब देता है कि कामयाबी पाने के लिए कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। ये बात सुनते ही मिस्टर फू के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि यही शब्द उसने कई साल पहले अपने छोटे बेटे से कहे थे, उसे मारने से ठीक पहले,
तभी यहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलता है। असल में मिस्टर फू और शॉन कभी बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन लालच में आकर मिस्टर फू ने पुलिस से शॉन को पकड़वा दिया था और उसी घटना के दौरान शॉन की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तभी से शॉन सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि वो मिस्टर फू से अपना बदला ले सके। वहीं लिन भी कोई साधारण इंसान नहीं था, वो असल में मिस्टर फू का अपना बेटा है। मिस्टर फू से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन उसने देखा कि छोटा सा लिन सिर्फ अपनी नजरों से एक जंगली जानवर को भगा देता है। ये देखकर वो अपने भरोसेमंद गुरु के पास गया। गुरु ने भविष्यवाणी की कि एक दिन यही बच्चा उसके साम्राज्य और उसकी मौत की वजह बनेगा। इसी भविष्यवाणी से डरकर मिस्टर फू ने अपने मासूम बेटे को पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। अब प्रेजेंट में खड़ा मिस्टर फू जोर जोर से हंसने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि गुरु की बात आखिरकार सच साबित होने वाली है। वो बिना देर किए अपनी गन निकालता और लिन पर गोली चला देता है, लेकिन ठीक उसी समय जियांग बीच में आकर उसे रोक देता है। जियांग मिस्टर फू से कहता है कि अब मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। मैंने सालों तक आपके लिए काम किया, कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अब मैं मोहरा बनकर तुम्हारे गैर कानूनी कामों में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि लड़ाई का फैसला सिर्फ मेरे और लिन के बीच हो। साथ ही वो अपनी आंखों से लिन की 108 किक्स वाली तकनीक की असली ताकत को देखना भी चाहता है। इसके बाद दोनों के बीच आखिरी मुकाबला शुरू हो जाता है। इस बार जियांग के हाथों में खास ताकत बढ़ाने वाले दस्ताने होते हैं, जिसकी वजह से शुरुआत में लिन पर वो भारी पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, बिना भारी जूतों के लिन अपनी पूरी रफ्तार और ताकत दिखाने लगता है। उसकी 108 किक्स के सामने जियांग धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और आखिरकार हार के करीब पहुंच जाता है। लेकिन तभी मिस्टर फू पीछे से गोली चला देते हैं और गोली सीधे जियांग को लग जाती है। मरने से पहले वो लिन की तरफ देखकर कहता है, अब आयरन फीस्ट कबीले की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतना कहकर वो हमेशा के लिए अलविदा कहकर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब कमरे में सिर्फ लिन और मिस्टर फू बचते हैं। अपने सबसे भरोसेमंद आदमी की मौत को देखने के बाद मिस्टर फू को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो लिन से माफी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। गुस्से में लिन हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आखिरी पल में खुद को रोक लेता है। उसे अपने गुरु की सीख याद आती है कि एक सच्चा योद्धा कभी निहत्थे या हार चुके दुश्मन की हत्या नहीं करता। इसीलिए वो मिस्टर फू की जान बख्श देता है और उसे उसके बर्बाद हो चुके साम्राज्य के साथ अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। कहानी के अंत में लिन जियांग की अस्थियां हवा में प्रवाहित करता है और अपने गुरु की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।